तो अब इंडिया और पाकिस्तान की जब बात आती है ना, तो हमेशा ही उस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, या चाहे वो डिप्लोमेसी हो, हमेशा ही बहुत गौर से बात को नोट किया जाता है। अब इंडिया पाकिस्तान क्या T20 के वर्ल्ड कप में आएंगे फाइनल में, ये बात तो हमको खैर कुछ 2 दिनों में पता लग जाएगी। लेकिन यहां पे बहरहाल आज की लीड आर्टिकल में हम ये बात जरूर करने वाले हैं कि इंडिया पाकिस्तान के संबंध की बात करें, खास करके पिछले 8 साल में क्या उसमें सुधार हुआ है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी का नजरिया रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान इन द लास्ट 8 ईयर्स, और क्या चेंज हम लेके आए हैं विज़ावी पाकिस्तान एज फार एज आर डिप्लोमेसी इज कंसर्न। बिकॉज सी, ये बात हमको पता है, ये बात हम बात बात पढ़ते भी रहते हैं, बार बार हम ये सुनते भी रहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होना, पाकिस्तान में पीस होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, साउथ एशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि साउथ एशिया को कलेक्टिवली मिलके गरीबी से लड़ना है, मजहब से नहीं लड़ना एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की हमारी एडिटोरियल की चर्चा में। डेट है आज की 8 नवंबर। आप सबको गुरुपुरब की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको गुरुपुरब की। और दोस्तों, आज के लीड आर्टिकल में जैसे कि आपने जान ही लिया होगा, बात हम करेंगे इंडिया पाकिस्तान टाइज की। इनफैक्ट आज तीनों ही आर्टिकल्स हम IR से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान का रहेगा, एक आर्टिकल रहेगा G20 प्रेसिडेंसी एंड फूड सिक्योरिटी का। तो ये भी हिंदू में आया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी अब G20 की आने वाली है नेक्स्ट मंथ, और वो 1 साल तक रहेगी। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, द जर्मन डी कपलिंग, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अब आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं, और वो एक यहाँ पे एक और बात आपको मैं एक रीटरेट करना चाहता हूं। मैं अभी टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग, तो कुछ 2-3 बच्चों की वहाँ पे मैं चार्ट पढ़ रहा था, मनमीत मैम और मैं चार्ट पढ़ रहे थे जब हम आंसर्स वगैरह को रिव्यू कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात सामने आती है, वहाँ पे किसी बच्चे ने बोला कि सर ये जो ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, यहाँ पे हमको कुछ वैल्यूडेशन नहीं हो पा रहा, कि यहाँ पे हमको पर्सनल वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा। तो किसी ने वहाँ पे कमेंट किया था कि सर अगर आप चाहें तो 1500 या 2000 का कोई कोर्स निकाल दीजिए जहाँ पे आप बच्चों को पर्सनल वैल्यूएशन दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे पास कोर्सेज हैं, यदि आप अवेल करना चाहते हैं। बिकॉज देखिए, ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे आप लिखते हैं टेलीग्राम के ग्रुप में, ये एक फ्री इनिशिएटिव है, और यहाँ पे हम इंकरेज करते हैं कि आप पीयर टू पीयर रिव्यू करें। जरा देखें तो सही कि आप कितना मुकाबले में खड़े हैं, आपको आइडिया होगा कंपटीशन का जब आप देखेंगे कि जो बेस्ट आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे कैसे आंसर लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन यदि आप बिल्कुल ही अभी नॉविस हैं, बिल्कुल अभी आपको इसमें अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अच्छा आंसर कैसे लिखना है, तो हमारे पास गाइडेंस है, हमारे पास कोर्सेज हैं, चाहे तो वो अवेल कर सकते हैं। तो चाहे वो मैं UPSC की मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करूं, जिसकी वैलिडिटी दोस्तों अगले साल के मेंस तक रहेगी, आप चाहें तो ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। सभी हमारी टेस्ट सीरीज में, अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करूं, सभी जो क्वेश्चंस, जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए, उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा जो मॉडल आंसर के आधार पे होगा, और उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है उसके ऊपर भी आपको वीडियो सॉल्यूशन में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पर्सनलाइज्ड आपको इवैल्यूएशन यहाँ पे मिलेगी, पर्सनलाइज्ड आपको फीडबैक मिलेगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको ये सब चीजें अवेल की जाएंगी। और इसके अलावा एक और कोर्स है हमारा जो कि आयुष सर प्रमोट कर रहे हैं, आयुष सर रन कर रहे हैं, जो कि जनरल स्टडीज 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग का है। तो आयुष सर को आप देखते हैं, वो अभी मंडे टू थर्सडे आते हैं 12 बजे, आपके साथ डेली आंसर राइटिंग का सेशन कंडक्ट करते हैं। रोज का एक क्वेश्चन डिस्कस होता है, GS1, GS2, GS3, GS4, मंडे टू थर्सडे रिस्पेक्टिवली। तो आप चाहें तो आप इस कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। इस कोर्स की जो कीमत है, अभी डिस्काउंट है, तो वैसे 6,999 का था, लेकिन अभी इसकी प्राइस कितनी है, 4,999। तो ये जनरल स्टडीज का 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसके बारे आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज, ये वाला कोर्स मेंस टेस्ट सीरीज का और 48 डेज वाला, दोनों कोर्स कब तक वैलिड है, अगले साल के सितंबर 2023 तक, अगले साल के मेंस तक ये वैलिड है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जुड़ जाइए, कॉल कीजिए, या आप हमको ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्या ईमेल आईडी है हमारा, sleepy.classes@gmail.com। नाउ लेट्स बिगिन द एज ऑफ मिनिमलिज्म इन इंडिया पाकिस्तान टाइज। तो मिनिमलिज्म की बात करें तो मिनिमलिज्म क्या होता क्या है, लेमैन टर्म में समझे। मिनिमलिज्म यानी कि लो मेंटेनेंस, कि भी आप सुबह उठते हैं तो आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं क्या पहन के जाऊं, कि मैंने लाइब्रेरी पढ़ने जाना है तो मैं क्या पहन के जाऊं, क्या मैं कोई बहुत ब्रांडेड शर्ट पहन के जाऊं, या मैं सिंपल जो भी मेरे सामने अपनी अलमारी खोलता हूं, अपनी कबर्ड खोलता हूं, जो भी मेरे सामने आ गया वो पहन के मैं चले गया। यानी कि लो मेंटेनेंस, ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लाइफस्टाइल, ठीक है, बहुत एक सिंपल तरीके से जीना। तो यानी कि अब बात इस कंटेक्स्ट में करी जा रही है
कि ऑल्दो कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी टाइम से है और आने वाले टाइम में भी रहेगी, लेकिन हमारा नज़रिया जो है ना वो अब थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो क्यों हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आर्टिकल पढ़ के, हैप्पी मैन जेकब काफ़ी अच्छा लिखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी जाने माने कॉलमनिस्ट हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम मूव ऑन कर चुके हैं। पुरानी जो हमारी पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान की, इतना ज़्यादा आप इंटेंसिवली एंगेज करो, अपना ज़्यादा इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल इन्वेस्ट करो, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकलता, उसके बावजूद भी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, तो हम कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं। आइए अब इस बात को समझते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये कह रहे हैं दैट दिस हैज़ एंटर्ड एन एज ऑफ मिनिमलिज्म। ठीक है, बहुत कम बायलैटरल कॉन्टैक्ट हो रहा है, बायलैटरल मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, ठीक है, और बहुत एक्सपेक्टेशंस भी जो अब अगर हम देखिए, अब सार्क की तो कोई मीटिंग हुई नहीं है 2014 के बाद। ऐसी बात तो नहीं है कि हम एंगेज नहीं करना चाहते हैं। याद करिए 2014 में मोदी जी का जो इंटरव्यू था अर्नब गोस्वामी को, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम एंगेज तो करना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये तो पता चले कि किसके साथ एंगेज करें। वहां पे नवाज शरीफ के साथ करें, इमरान खान के साथ करें, शहबाज शरीफ के साथ करें, या वहां के जनरल्स के साथ करें। और हम बम बंदूक के साथ तो बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये हमारा 8 साल से स्टैंड रहा है। तो एकदम से अचानक आज कोई अब कोशिश करी, अब कोशिशें तो बहुत जमाने से हम करते आ रहे हैं। 1999 में देखिए लाहौर बस सर्विस शुरू करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तभी भी बहुत उम्मीदें थी कि ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कारगिल हुआ, ठीक है, सक्सेसफुली बाद में इतने सारे अटैक्स अक्रॉस दी एलओसी अभी फिर भी कैरी ऑन करी जाते हैं। अभी फिलहाल कुछ हम अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो इतने ज़्यादा एलओसी पे इतने अभी इंसिडेंट्स नहीं आ रहे हैं, एलओसी पे इतने इन्फिल्ट्रेशन इंसिडेंट ऑल्दो है बट इतने ज़्यादा नहीं है, स्पेशली आफ्टर पुलवामा। लेकिन कोई इतना ज़्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद भी नहीं है अगर हमारे बायलैटरल टाइज फिर से रिवाइव होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोल्ड शांति है, ठीक है। अब ये शांति कब तक रहेगी ये हमको नहीं पता, बट एक किस्म की कोल्ड पीस है, ठीक है, एज फार एज दी एलओसी इज कंसर्न। तो वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन, तो चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 8 साल को हम रिवाइव करते हैं विज़िवी पाकिस्तान। ठीक है, देखिए अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, द काइंड वी हैव बीन यूज्ड टू ओवर सेवरल डेकेड्स नाउ, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, कि पहले एंगेज करो, डिप्लोमेटिकली उनके साथ एंगेज करो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप डिप्लोमेटिकली एंगेज करते हैं, बस सर्विस शुरू करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कोई टेरर अटैक हो जाता है, फिर हम अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम बातचीत करके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, मुद्दे को रिजॉल्व करें, वो नहीं हो पाता, टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कर लो, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कर लो, उसके बाद फिर से टॉक्स शुरू होती हैं, फिर से बातचीत शुरू होती है, एंड देन अगेन ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। तो आई विल यूज द वर्ड ड्रामा। लेकिन ये सारी चीजें, हैप्पी मैन जेकब कह रही हैं कि ये सारी चीजें अब लगता है कि पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि भाई हमने बहुत ज्यादा ग्रैंड रिलेशन, अभी इतनी प्रायोरिटी हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को नहीं है। अभी हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में तो रहते हैं, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, लेकिन अभी हमारे लिए जियोपॉलिटिकली ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है? चाइना है, ठीक है। जो चाइना और इंडिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं अक्रॉस दी एलएसी, वो अभी ज्यादा एक बड़ा मुद्दा इंडिया के लिए है। अब अगर हम पिछले 8 साल की बात करें तो अब मोदी जी जब आए थे, नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करी थी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करी थी। उन्होंने इनवाइट किया हमारे पड़ोसी देशों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट को कि आइए, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो वहाँ पे नवाज शरीफ भी आए थे, उस वक्त वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए तो बड़ा अच्छा लगा। हमने भी इस बात को एक पॉजिटिव गेस्चर में लिया कि वो आ रहे हैं, तो मे बी मोदी जी के होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध हैं अच्छे हो सकते हैं। लेकिन खैर कुछ ना कुछ होता रहा बीच में, फिर भी लड़ाई झगड़े होते रहे। देन जब मोदी जी जाते हैं काबुल में अफगानिस्तान में जब जाते हैं वहां के पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करने के लिए, तो वापसी पे आते वक्त वो लाहौर रुकते हैं, और ये 25 दिसंबर की बात है, और उसी दिन नवाज शरीफ की माता जी का भी बर्थडे था, और उनको वो गिफ्ट देने जाते हैं और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, और इवन डिस्क्रीट मीटिंग्स भी होती हैं बिटवीन द 2 NSAs, ठीक है, एट अ न्यूट्रल लोकेशन। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है, हफ्ते के बाद फिर ऑपोजिशन ने बहुत हंगामा किया। अभी वो गए, मोदी जी गए 25 दिसंबर 2015 को, नवाज शरीफ को गले लगे। हफ्ते के बाद क्या होता है, 2016 बिगिंस ऑन अ वेरी बैड नोट, पठानकोट के एयरबेस पे अटैक होता है, ठीक है, और तब ऑपोजिशन ने काफी मुद्दा उठाया कि क्यों मोदी जी वहां पे गए थे, क्यों उनको गले लगे थे। अब अगेन यहाँ पे पॉलिटिक्स राजनीति बीच में आ जाती है, और पॉलिटिक्स राजनीति इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी बहुत आ जाती है। चलो उसके बाद आगे बढ़े, सितंबर, अच्छा आपको ये भी पता होगा, उससे पहले अगर हम बात करें जुलाई 2015 की, तो दीनानगर जो कि गुरदासपुर में है, वहां पे भी टेरर अटैक हुआ था। चलो आगे सितंबर में आते हैं, सितंबर में उरी हुआ। हमने क्या रिस्पॉन्ड किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करी, उसके चलते एक मूवी भी आई थी उरी, है ना, 2018 में मूवी आई थी। उसके बाद फरवरी 2019 में क्या होता है,
चलो अगेन अब हम इस बात को बहुत कैटेगोरिकली क्लियर करते हैं कि भी कोई सार्क मीटिंग नहीं होगी कि आप हमारे जवानों को यहां पे आके मार रहे हैं, आपके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई पाकिस्तान तो टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी परस्यू करता है, तो आपके लश्कर हो, आपके हिजबुल मुजाहिदीन हो, आपके जैश ए मोहम्मद हो, वो आके हमारे जवानों को मारे, तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई सार्क की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। फरवरी में क्या होता है, फरवरी में पुलवामा टेरर अटैक होता है, वैलेंटाइंस डे पे 14 फरवरी को, ठीक है, 44 जवान मारे जाते हैं, उनको शहादत मिलती है। अब इसके चलते हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि भी देखो ऐसा है कि हम किसी किस्म का यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, और खून की नदियां और पानी की नदियां एक साथ नहीं बह सकती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमने बोला कि हम पानी भी नहीं शेयर करेंगे अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन अभी लगता है कि इंडिया हैज मूव्ड ऑन। अब उसके बाद चलो 2019 की ही बात करें, फिर आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट हम कर देते हैं 5 अगस्त 2019 को, उसको लेके पाकिस्तान बहुत मुद्दा बनाता है, ठीक है, पाकिस्तान इस बात को इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी प्रोपेगेट करता है, ठीक है, बहुत सारे तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान इस बात को बहुत क्रिटिसाइज करता है कि भाई इंडिया ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया। बट हमने बहुत कैटेगोरिकली बोला कि ये हमारी इंटरनल सिचुएशन है, दिस इज आवर इंटरनल दिस थिंग, आई मीन इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, एंड जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ ओवर टाइम New Delhi appears to have realized that it requires too much of time, too much of commitment, too much of headache to make peace with Pakistan. It is not easy. It is not very easy to have peace with Pakistan. और अगर आप इतना सारा एफर्ट लगा भी दो, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है, उसके बाद आउटकम तो है नहीं, कोई गारंटी तो है नहीं कि आपके सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो काम आएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ये बताती है, आर्टिकल में ये कह रहे हैं, हिस्ट्री ये बताती है और जो तजुर्बा रहा है हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को, हमारे डिप्लोमैट्स को, कि भाई ये बहुत फ्यूटाइल कोशिश है, इसका कोई फायदा नहीं है कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की, उतने ही बिगड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल इन द ऑल पावरफुल मिलिट्री। अब जो रिलेशनशिप है, हैप्पीमैन जेकब कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको कोट भी कर सकते हैं, खास करके अगर आप पीएसआर ऑप्शनल का, अगर आपके पास पीएसआर ऑप्शनल है तो वहां पे तो जैसे कि हमको प्रेरणा मैम भी बताते रहते हैं कि वहां पे ऑप्शनल के पेपर में आपको इन तरह के थिंकर्स को जरूर कोट करना है, चाहे वो सी राजा मोहन हो, चाहे वो हैप्पीमैन जेकब हो। बहरहाल यहाँ पे हैप्पीमैन जेकब कहते हैं कि जो रिश्ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज वन ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, फेल्ड अटेम्प्ट्स। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत रही हैं दोनों देशों के बीच में, हमने कोशिश भी करी है पाकिस्तान के साथ एंगेज करने की। फेल्ड अटेम्प्ट एट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हमने तो कोशिश करी है, हम तो वैसे भी लड़ाई पहले नहीं करते हैं, हम तो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी कहते हैं भाई हम पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये बात मैं जरूर मानता हूं, जहां पे बात आती है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल दोनों ही देशों में देखने को मिलती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम इंडिया में भी बहुत ही 2014 से पहले, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में पिछले 75 ईयर्स से है। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि अगर कोई भी देश पूरे साउथ एशियन रीजन में इतने सालों से डेमोक्रेटिक है, वो केवल इंडिया है, विच इज नॉट गुड फॉर साउथ एशिया बाय द वे। वी वुड वांट अ डेमोक्रेटिक साउथ एशिया, वी वुड वांट अ प्रॉस्परस साउथ एशिया। मैं ये बात बहुत बार बच्चों को कहता भी रहता हूं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी, कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, इंडिया यहाँ पे अरबों खरबों रुपए की यहाँ पे इकॉनमी बन गई है, और लेकिन आसपास के जो देश हैं वो बहुत गरीब हैं। हम ये नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे बांग्लादेश भी तरक्की करे, श्रीलंका भी करे, पाकिस्तान भी करे, अफगानिस्तान भी करे, ठीक है। अब इसके चलते बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि भाई अब तो ये कोई इसका फायदा नहीं है, जितना मर्जी आप पाकिस्तान के साथ पीस बाय करने की कोशिश करो। देयर इज रिकॉग्निशन ऑन बोथ साइड्स दैट फॉर ऑल द टॉक्स अबाउट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये तो चलो बात होती है कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, बट जो कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, उसको लेके बातचीत नहीं होती है। यानी कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई पोस्ट टेरर अटैक है, कोई ऐसी बात होती है, लोग मारे जाते हैं, जवान मारे जाते हैं, इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं, तो मुसीबत पड़ने के बाद आप रेजोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो मुसीबत पड़ी ही क्यों? ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड यहां पे ये बात कही जा रही है कि जो बायलैटरल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो और वीक होगा, वो और मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वॉरियर्स, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन हेट, बिकॉज आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके चलते अब मैं वैसे अगर जो मुझे लगता है कि पीपल टू पीपल रिलेशन जो है इंडिया पाकिस्तान के चलते, अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, सॉन्ग्स हो, मेरे को लगता है कि पीपल टू पीपल रिलेशंस फिर भी स्ट्रांग है। लोग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में अमन शांति हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, हम ट्रॉल आर्मी की बात करें, ठीक है, हम सोशल मीडिया पे जो ऐसे जो ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स बैठे हैं उनकी बात करें, वो कहीं ना कहीं रोक
वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति ना बन सके। अब हम डिफाइंस की यहां पे बात करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत कॉन्फिडेंस है हमारी पॉलिसी में दैट लुक वी नीड नॉट टॉक टू पाकिस्तान टू इंश्योर पीस इनसाइड जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। हम अखंड भारत की बात करते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की अपनी हेडेक हो, पाकिस्तान की अपनी सिरदर्दी हो। पाकिस्तान के लिए बड़ी सिरदर्दी क्या होनी चाहिए? तालिबान लेड अफगानिस्तान, ठीक है। और हमारे लिए क्या बड़ी हेडेक होनी चाहिए? हमारे लिए बड़ी हेडेक क्या है? चाइना। हमारे और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस हैं पिछले 3 सालों से कुछ ज़्यादा ही हैं, है ना। चलो अभी हम देख रहे हैं डिसएंगेजमेंट हुआ है पीछे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे, लेकिन ये बात को लेके हमको बहुत क्लैरिटी आ चुकी है दैट एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है। सो पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू ओवर देयर एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान। एज ऑफ मिनिमलिज्म। नाउ अब अगर हम एंगेजमेंट की भी बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट, द डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंटरलोक्यूटर्स हैं ऑन ईदर साइड, मोर सो ऑन द इंडियन साइड, they have appeared to have adopted a clinical approach to dealing with the other side, कि डिस्कस और डील हम तभी करेंगे जब कोई मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा अटेंशन रिक्वायर करता है, ठीक है। तो अब अगेन यहां पे कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट वाली जो बात आती है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली बात आती है, वो फिर भी मिसिंग है। अब हम इस बात को बहुत बोल्डली एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था कि हमको ये नहीं समझ आता कि हम किससे बात करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि पाकिस्तान के जनरल से बात करें, मिलिट्री जनरल से बात करें। लेकिन अभी हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं रावलपिंडी यानी कि जो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स हैं पाकिस्तान के, वो कहां पे? रावलपिंडी में है। आईएसआई के हेडक्वार्टर्स कहां पे है? इस्लामाबाद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है हमारी मिनिमलिस्ट अप्रोच का? वो ये है कि भाई अब ना हम हेसिटेट नहीं करेंगे। भाई हमको पता है कि हु कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान, इट इज द आर्मी विच कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान। तो उसी के साथ हम बातचीत करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी के साथ, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिशनली हम बहुत हेसिटेट करते थे कि पाकिस्तान की आर्मी, भाई हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमको बिलीव करना चाहिए कि हम एंगेज करें वहां की सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, ना कि वहां की मिलिट्री के साथ। लेकिन उस हेसिटेशन को अब हम थोड़ा रिमूव कर चुके हैं, हम इंगेज कर रहे हैं, हम इस बात को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी कर लो, जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर हो, जो मर्जी प्रेसिडेंट हो, लेकिन आर्मी की रजा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस करके आर्मी के साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो करंट अरेंजमेंट है, जहां पे बहुत ही अभी लिटिल बायलिटरल टर्म्स की बात करें, बहुत कम बातचीत हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन बातचीत हो रही है बिटवीन द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तान मिलिट्री। तो यानी कि हम ये बात समझें कि जो हमारी सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ कम, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ज्यादा एंगेज कर रही है। इसके चलते डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते में, वो सुधरी है कि हमको एटलीस्ट ये पता है कि किस व्यक्ति के साथ, किस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ हमको रेलेवेंट बात करनी है। But this also appears that the Pakistan army has taken this direct approach more seriously. पाकिस्तान की आर्मी ने भी इस बात को ज्यादा अप्रिशिएट किया कि आप डायरेक्टली हमसे बात करिए, वहां के सिविलियन लीडरशिप से नहीं। चलो अगला आर्टिकल, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एंड फूड सिक्योरिटी की हम बात करें। नाउ अब देखिए, जैसे हमको पता है कि इंडिया के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी अगले महीने आने वाली है। अभी G20 की मीटिंग कहाँ पे? इंडोनेशिया में इस साल। उसके बाद प्रेसिडेंसी किसको मिलेगी इंडिया की प्रेसिडेंसी के बाद? तो इंडिया को प्रेसिडेंसी खत्म कब होगी? 2023 में। उसके बाद किसको प्रेसिडेंसी मिलेगी? ब्राजील को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात आती है और ये एक बहुत अहम मुद्दा है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। देखिए इंडिया को ना लुक अप टू किया जा रहा है, चाहे फूड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे क्लाइमेट क्राइसिस की बात हो। इंडिया कैसे आवाज उठा सकता है गरीब देशों के लिए, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? क्या इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी का क्या लेवरेज कर सकता है ताकि गरीब देशों के हित के लिए वो आवाज उठा सके? तो अगर हम फूड की बात करें, फूड इन्फ्लेशन एक तरफ, फूड इनसिक्योरिटी एक तरफ, क्लाइमेट क्राइसिस के कारण हमारी जो यील्ड्स हैं वो काफ़ी खराब हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयों के कारण एक्सपोर्ट बैन लग रहे हैं, अनाज नहीं आ पा रहा। तो ये जो प्रेसिडेंसी हमको G20 की मिली है, ये हमको मौका देती है कि कैसे हम अपनी जर्नी, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, आज से कुछ साल पहले, आज से 60 साल पहले हमने हाथ जोड़े थे अमेरिका के आगे कि हमको अनाज चाहिए, हम डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर। और आज 2022 में वो हालत नहीं है, थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। आज फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, आज हम बहुत सक्सेसफुली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के चलते और तमाम और सोशल सेक्टर स्कीम्स के चलते अपनी पॉपुलेशन को हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा, ऑल्दो हम मैल न्यूट्रिशन की बात करें, पौष्टिक खाने की बात करें, वो एक चैलेंज अभी भी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है अपना जो व्हीट और राइस की अगर हम बात करें फ्रॉम द अदर कंट्रीज, वो सिचुएशन नहीं है। तो फ्रॉम फूड डेफिसिट
नेशन, वी हैव बिकम अ फूड सरप्लस नेशन। ये जो हमारा सफर रहा है, ये एक बहुत प्रेरणा की बात है, एक बहुत इंस्पिरेशन की बात है, खास करके जो आपकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। अब मटेरा डिक्लेरेशन की बात करें तो मटेरा, आपको बता दूं मटेरा क्या है, एक सिटी है इटली में। क्योंकि इटली की बात हो रही है बिकॉज पिछले 2021 में जो G20 मीटिंग हुई थी वो इटली में हुई थी। तो 2021 में मटेरा डिक्लेरेशन में ये बात करी गई थी, G20 मिनिस्टर्स ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था कि जो पॉवर्टी एलिवेशन है, फूड सिक्योरिटी है, और जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स है, खास करके अगर हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करें, ये बहुत एसेंशियल है हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल, जो हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसको मीट करने के लिए, स्पेशली एज फार एज एंडिंग हंगर, एलिमिनेटिंग हंगर इज कंसर्न। और यहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा था कि मटेरा डिक्लेरेशन रिफ्लेक्ट करता है हमारे भारत के जो कंसर्न है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर, 85% of the people practicing agriculture, they are what? They are small and medium farmers. They don't have जमीन, उनके पास जमीन कितनी है? 2 से 3 हेक्टेयर की है। और हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं वो अपने लोकल फूड कल्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं और एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये बात बहुत कैटेगोरिकली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पिछले साल G20 की मीटिंग पे कही थी। अब लीडिंग द कन्वर्सेशन, अब जो हमारी जर्नी रही है पिछले 50 साल में, ये हमको एक मौका देती है कि कैसे हम जैसे हमने सस्टेनेबल ग्रोथ देखा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, हमने अपने फूड सिस्टम्स को इंप्रूव करा है, हमारी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। चलो अब इस बात को लेकर एक और डिबेट आ जाती है, वो डिबेट इस आर्टिकल में नहीं डिस्कस्ड, कि भाई इतना सारा पैसा हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इतनी सारी सब्सिडीज हम क्यों दे रहे हैं, कि क्या भारत में, सोचने की तो बात आती है कि क्या भारत में 70% लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में खाने की सब्सिडी की जरूरत है, ठीक है, जिनको आटा चावल 1 रुपये 2 किलो, 1 रुपये या 2 रुपये प्रति किलो में चाहिए, ये बात जरूर आती है। लेकिन नेवरदलेस फूड सिक्योरिटी, अब इस आर्टिकल में नेगेटिव बात नहीं करेगी, इस आर्टिकल में पॉजिटिव बात करेगी कि ये जो जर्नी हमारी रही है और जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रहा है, बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल इसने प्ले करा है एज फार एज एड्रेसिंग फूड इनसिक्योरिटी इज कंसर्न। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर हम अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, ऑल्दो अगेन आई विल रिपीट वन थिंग, वी नो, हमको ये पता है कि हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। इनफैक्ट अक्सर कहा जाता है इट इज वन ऑफ द हाईली करप्ट एंड इनएफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बट नेवरदलेस इस आर्टिकल में क्रिटिसिज्म नहीं करा गया TPTS को लेके। अच्छी बात करेगी दैट बिकॉज ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ द मिड डे मील स्कीम्स, बिकॉज ऑफ द ICDS सर्विसेज, इसके चलते जो फूड सेफ्टी नेट है वो और वाइडन हमने कर दिया है। अब ये भी बात हम समझे कि जो सफर था 1991 से लेकर 2015 तक का, यानी कि अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ था, तो हमने बहुत फोकस करा, ऑल्दो आई स्टिल वुड आर्ग्यू कि अभी हमने इतना पोटेंशियल हार्नेस नहीं करा एज फार एज हॉर्टिकल्चर इज कंसर्न, डेयरी इज कंसर्न, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बातें हम करते आ रहे हैं। हम एग्रीकल्चर रिसर्च में भी बहुत हमने इन्वेस्ट करा है, डेफिनेटली साइंस ने बहुत हेल्प करा इंडियन एग्रीकल्चर को, कंप्लीटली हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, ऑल्दो जो R&D लेवल्स हैं हमारे एग्रीकल्चर में कम है, बेहतर किए जा सकते हैं और हार्नेस किया जा सकता है हॉर्टिकल्चर को, डेयरी को, एनिमल हस्बेंड्री को, अब इतना नहीं करा जा रहा। लेकिन अभी भी हमारी कोशिश है कि कैसे साइंस के जरिए, कैसे विज्ञान एग्रीकल्चर को और पावरफुल बना सकता है एज फार एज एड्रेसिंग द कंसर्न्स टुवर्ड्स न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, अब ये भी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब पैंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, तो सरकार ने राहत पहुंचाई। तो ये बहुत एक रिजिलियंट एक सिस्टम था ये बहुत एक रिजिलियंट स्कीम थी। अब इसको भी अगेन क्रिटिसाइज किया जाता है कि अब इसको एक्सटेंड क्यों कर दिया है, अब इसको एक और क्वार्टर तक आगे एक्सटेंड क्यों कर दिया है, ठीक है। लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत लोगों को तंगी आई थी, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कीम ये दिखाता है कि कैसे हम फूड सिक्योरिटी इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर पाए थे। अब एज फार एज टैकलिंग दी कंटिजेंसीज इज कंसर्न, नाउ क्लाइमेट चेंज इज अ बिग इशू। हमने देखा इस साल, अब रशिया यूक्रेन की अगर हम लड़ाई की भी बात करें तो देखो, अभी हम वीट एक्सपोर्ट हमने बैन करे थे पीछे, है ना। अब रशिया यूक्रेन में लड़ाई थी तो ऑब्वियसली यूक्रेन से बहुत सारे देशों को वीट जाता है, एक्सपोर्ट होता है ना। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है यूक्रेन को, रशिया को। तो ब्लैक सी के पोर्ट से वीट नहीं जा पा रहा था। कंट्रीज खास करके जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, अगर हम खास करके अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वो डिपेंडेंट थे यूक्रेन के वीट के ऊपर। लेकिन हमने इस बात का फायदा उठाया, हमने वीट एक्सपोर्ट करना शुरू करा, बिकॉज हमारे यहाँ पे सरप्लस वीट प्रोडक्शन होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस साल जो राबी हार्वेस्ट का टाइम था तो गर्मी बहुत जल्दी आ गई थी, यानी कि हीट वेव्स काफ़ी जल्दी आ गए थे और उसके चलते हमारे हार्वेस्ट पे भी इंपैक्ट हुआ था। लेकिन हमने चलो फिर भी, हमारे पास बफर में काफ़ी स्टॉक पड़ा था वीट का, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वीट सप्लाई करा।
कब तक? जब तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे वीट के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं हुए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे वीट के प्राइसेस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब वो इंक्रीज करते हैं, तो हमने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। बिकॉज हमने कहा कि हमने अपने लोगों को थोड़ी भूखा मारना है कि हम चलो इजिप्ट को तो खाना दे देंगे, इजिप्ट को, इराक को, ईरान को, इन सबको तो हम वीट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अपने लोगों को तो नहीं भूखा मार सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग फूड इनसिक्योरिटी इन आवर कंट्री। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच हमने बना के रखी थी। अभी रिसेंटली अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, बिकॉज जब अफगानिस्तान की बात आती है तो हमेशा ये बात हम करते हैं दैट वी आर इंटरेस्टेड टू एंगेज विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान मोर देन तालिबान। तो अफगानिस्तान को भी हमने ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई, राहत पहुंचाई, ठीक है, हमने वहां पे वीट सप्लाई किया। बांग्लादेश है, इजिप्ट है, येमेन है, तो हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है। डेफिनेटली हमने अपने देश में अपने लोगों की फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना है, लेकिन हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारी फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है टुवर्ड्स दीज कंट्रीज, वो भी काफी कमेंडेबल है, जिस बात को बाकी देशों को भी सीखना चाहिए और इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो एक्शन पाथ अहेड, तो पहली बात है कि एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस फूड के मामले में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। शिफ्टिंग टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स, ठीक है, आने वाले टाइम में रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम होने वाले हैं और डिमांड बढ़ने वाली है। तो हमको ये बात, हमने जो क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर की जो बात है वो हमने यहाँ पे मद्देनजर रखनी है। नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन की बात आती है, इक्विटेबल लाइवलीहुड की बात आती है, दैट इन द वेक ऑफ दिस क्लाइमेट क्राइसिस हैपनिंग, इन द वेक ऑफ दिस वल्नरेबिलिटीज व्हिच आर गोइंग टू इंक्रीज, कैसे हम फार्मर्स की इनकम को भी ठेस ना आने दें, और रिजिलियंस बढ़ाने की जरूरत है टू द वल्नरेबिलिटीज, शॉक्स एंड स्ट्रेस। चलिए, तो अब अंडरस्टैंडिंग द वल्नरेबिलिटीज की बात करें। जैसे ये वॉर यूक्रेन में हुआ, उसके चलते अब रिस्ट्रिक्शंस लगी एक्सपोर्ट ऑन द वीट के ऊपर। चलो, हमने भी अब जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने करी, लेकिन हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में भी हो सकती हैं, इस बात को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, अभी लड़ाई थी, आने वाले टाइम में क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस के कारण गर्मी है, फ्लड्स आ गए हैं, बारिश हो रही है, अनसीजनल रेनफॉल हो रही है, उसके चलते हमारी यील्ड पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस बात को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो वल्नरेबिलिटी है फूड सप्लाई चेन में, ये रहने वाली है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट इश्यूज एज वेल। चलिए, सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सो देयर नीड्स टू बी ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। फूड सेफ्टी जो है, दैट फूड सेफ्टी नेट जो है, जो गरीब लोगों के लिए, वल्नरेबल लोगों के लिए, वो और बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत बढ़ाने की जरूरत है। न्यू वेज ऑफ फार्मिंग एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये भी नहीं कह रहे कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाओ। फिर लाइवलीहुड्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाना। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको अपनी कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया के पास ये मैंडेट है, इंडिया के पास अब G20 प्रेसिडेंसी है, और देखते हैं कि इंडिया कैसे इन बातों को एड्रेस करता है। और आने वाले टाइम में जब ब्राजील के पास G20 प्रेसिडेंसी आती है तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन देखने को जरूर मिलेगी वहां पर। लास्ट आर्टिकल आज का दोस्तों, जर्मन डीकपलिंग की बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे जर्मन चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, अभी रिसेंटली वो नए नए जर्मनी के चांसलर बने थे इस साल 2022 में ही, ठीक है। वो पहले G7 लीडर हैं जो कि चाइना को जिन्होंने चाइना को विजिट किया है आफ्टर सिंस द पैंडेमिक स्टार्टेड। और दुनिया बहुत बदल गई है जब से पैंडेमिक हुआ है, 2020 के बाद दुनिया बहुत बदल गई है। अब एंजेला मर्केल की बात करें, वो इससे पहले जर्मनी के चांसलर थे, वो 2019 में गए थे चाइना। लेकिन 2019 का चाइना कोई और था, 2019 की दुनिया डिफरेंट थी। 2022 में चाइना डिफरेंट है और 2022 में दुनिया भी डिफरेंट है। पैंडेमिक आया है, रशिया यूक्रेन की वॉर आई है, तो चीजें बदल गई हैं। जर्मनी और चाइना के रिश्तों की बात करें, अब क्या है ना कि हमेशा जर्मनी को क्रिटिसाइज किया जाता था कि चलो ये अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वॉर है ये तो चल रहा है, जो इनके बीच में जो अपना एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, कोल्ड वॉर की बात कर लो, तो काफी टाइम से चल रही है। अब अमेरिका क्या एक्सपेक्ट करता है? अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि जो सारे देश है ना, खास करके जो नेटो देश है, वो मेरे पीछे बैंड वैगन करेंगे और मेरे पीछे लग के वो भी चाइना के अगेंस्ट होंगे, चाइना को बॉयकॉट करेंगे। जर्मनी बहुत यहाँ पे समझदार है। जर्मनी कहता था देखो ऐसा है, इवन पैंडेमिक के टाइम पे भी जब इस बात का बहुत हवा मचा था, इस बात का बहुत शोर शराबा हुआ था कि चाइना को बॉयकॉट कर दो, पबजी डिलीट कर दो, फोन फेंक दो, चाइना की जो चाइनीज मेड फोन होते हैं, टीवीज होते हैं, कि चाइना को आइसोलेट कर दो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से, वो बात पॉसिबल नहीं है। जर्मनी ने कहा था कि भी हमारे इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व हैं और हम तो एंगेज करेंगे, हम तो ट्रेड करेंगे, ठीक है, चाहे चाइना में जी जिनपिंग हो, चाहे कोई और भी हो, ठीक है। अब ये बात हमको समझनी बहुत जरूरी है कि अभी अब इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि ओलाफ स्कॉल्स किस नजरिए से चाइना गए हैं। बिकॉज देखिए, अभी दुनिया में ऑलरेडी बहुत तनाव है, अभी ऑलरेडी दुनिया रिसेशन के टुवर्ड्स हेड कर रही है, तो अभी कोऑपरेशन दिखाने की जरूरत है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। ये कॉम्पिटिशन में आ गए, बाइपोलर कॉन्टेस्ट में आ गए, उससे जर्मनी को, रशिया को, यूक्रेन को, किसी को फायदा नहीं होने वाला, इंडिया को भी फायदा नहीं होने वाला। अब पहले तो हम जर्मनी और चाइना के ट्रेड टाइज की बात करें। देखिए, यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूरोपियन यूनियन के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मामले भी जर्मनी ही तय करती है, ठीक है। दो ही मेन कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में जो बहुत सिग्निफिकेंट क्लाउड होल्ड करती हैं, एक फ्रांस है, एक जर्मनी है। अब अगर हम ट्रेड टाइज की बात करें तो जर्मनी इज
more dependent on China in the first semester of 2022. German investment कितनी है चाइना में in the first semester of 2022 was 10 billion euro. Bilateral trade that rose by around about 1%. German imports they are up by 54%. But जर्मनी की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है विच इज स्लाइटली लेस देन 2%, दैट इज अ कंसर्न फॉर चाइना। एंड इवन चाइना की इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही है। तो अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, यानी कि जर्मनी की स्लो डाउन कर रही है, तो डेफिनेटली जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना से वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। और ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही है। ये बात आपको पता हो कि डिस्पाइट द यूक्रेन क्राइसिस एंड द फोकस ऑन चाइना, जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट है चाइना में दैट इंक्रीज्ड 30% इन 2022। और देखिए ओलाफ स्कॉल्स की जो विजिट आई है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी बहुत सारा चाइना को ना क्रिटिसाइज भी करा जा रहा है, खास करके अगर चाइना के जिनजियांग रीजन में जो ईगर मुस्लिम्स के ऊपर जो अट्रॉसिटीज करी जा रही हैं चाइना की सरकार के द्वारा, चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा, तो इसको लेकर चाइना को बहुत बुरी नजर में भी दुनिया में देखा जाता है। लेकिन जर्मनी के चांसलर का ये विजिट आना चाइना के लिए बहुत एक खुशखबरी वाली बात है, ठीक है। एंड अगेन ड्यू टू द यूक्रेनियन क्राइसिस बिकॉज ऑफ द वॉर हैपनिंग इन यूक्रेन, तो आपको ये बात याद होगी जो बाइडेन ने ये बात ओलाफ स्कॉल्स के सामने यूक्रेन वॉर से पहले की बातें कही थी कि भाई अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नहीं बचेगी। कि भाई जो बाइडेन ने एक बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर करी कि भाई देखो ऐसा है, या तो आप रशिया को अमीर करते रहो रशिया से गैस लेते लेते नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के चलते, और रशिया उसी पैसे का इस्तेमाल आपके ऊपर करेगी, यूक्रेन को बॉम्बार्ड करने में करेगी। तो अगर आप एक्चुअल में यूक्रेन की सपोर्ट करते हो तो आप रशिया के साथ जो गैस में ट्रेड है वो करना बंद कर दो। ये बात जो बाइडेन ने बहुत कैटेगोरिकली ओलाफ स्कॉल्स के सामने कही थी, तब वो नए नए चांसलर बने थे, ठीक है। अब जर्मनी की भी मजबूरी है, नेटो पार्टनर है कंप्लीटली, अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहां पे बात आती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। अब ओलाफ स्कॉल्स, आज देखिए लड़ाई को 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अब ओलाफ स्कॉल्स तो चाइना आए हैं। अब डेफिनेटली वो आए हैं तो अब यहां पे ये तो नहीं कि वो अमेरिका को प्लीज करने के चक्कर में और 2 साल चाइना ना आते, ठीक है। तो अब हर एक देश की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है फॉरेन पॉलिसी की, हमारी है, इंडिया की है, उनकी भी है, कि भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करना चाहते हैं। और अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट हमको गाइड करेंगे कि हमको चाइना से बात करनी है, जी जिनपिंग से बात करनी है, तो हम किसी को प्लीज करने के लिए हम नहीं हटेंगे। और 9 महीने हो गए, क्या मिला है? देखो अब आप रशिया के ऊपर जितने मर्जी सैंक्शन लगा दो, जितना मर्जी आप गैस लेना बंद कर दो, लेकिन अभी भी लड़ाई तो खत्म नहीं हुई ना। और जर्मनी ये बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए चाइना की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है, बिकॉज चाइना एंड रशिया आज के टाइम पे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ओलाफ ने ये बोला है, ओलाफ स्कॉल्स ने बोला है कि चाइना भी बहुत बदल गया है, जर्मनी बहुत बदल गया है, दुनिया बहुत बदल गई है सिंस द लास्ट टाइम एन एंजेला मर्केल हैड विजिटेड चाइना इन 2019। तो 3 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है, ठीक है। नाउ वर्ल्ड हैज चेंज इन द लास्ट 2 years। रशिया वॉज अ थ्रेट टू बी टैकल्ड विद द चाइनीज हेल्प। तो अब ये बात जर्मनी रिकॉग्नाइज कर रहा है, देखो अभी अमेरिका तो कुछ नहीं कर पा रहा, और जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, मिड टर्म इलेक्शंस भी हो रहे हैं अगर हम उसकी बात करें। अब चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, ठीक है, और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कुछ ना कुछ रोल तो प्ले कर सकता है रशिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि ये जो मामला है रशिया यूक्रेन के बीच में वो डीएस्केलेट हो सके। और ओलाफ स्कॉल्स यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीपोलैरिटी की। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है देखो भाई ऐसा है कि बायपोलर कॉन्टेस्ट है, भाई कोल्ड वॉर फिर से आ चुकी है, और यहाँ पे अमेरिका और चाइना 2 बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं। इनफैक्ट अमेरिका की जो रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी रिलीज करी गई थी, उसमें सिर्फ यही बात देखी गई थी कि भाई हमारा सोल कॉम्पिटिटर, हमारा सोल एनिमी कौन है? वो चाइना है। लेकिन हम यहाँ पे ओलाफ स्कॉल्स क्या कह रही है, फॉर दैट मैटर मोदी जी क्या कहते हैं कि भाई मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ाओ, जितना मल्टीलेटरलिज्म होगा उतना ये जो कोल्ड वॉर की जो बातें हैं, जो टेंशन है वो कम होंगी। तो जर्मनी कह रहा था लुक हम वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, हम कोई बैंड वैगन नहीं करने वाले, हम अमेरिका के पीछे नहीं लगने वाले हैं कि यहाँ पे चाइना कुछ देशों को अपने पीछे लगाए, कुछ देशों को अमेरिका अपने पीछे लगाए, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो कोऑपरेशन दिखाने की जरूरत है, और इस बात को रिकॉग्नाइज करना भी बहुत जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में चाइना एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्टर है, और चाइना की कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहे वो वॉर की बात करें, चाहे वो क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें, चाहे वो पैंडेमिक की बात करें, चाइना को इंगेज करना और इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। China has a very vital role. Scholz said that Germany's China policy would be successful if it was in resonance with the European policy. Now the thing is that Olaf Scholz might be trying to promote multilateralism. Olaf Scholz might be wanting to promote more cooperation with Xi Jinping, but he needs the approval. He needs the approval of America. Strategic autonomy की बात आती है, but again at the same time जर्मनी का भी वही डिलेमा है जो इंडिया का डिलेमा होता है कि वो अमेरिका को नाराज भी नहीं कर सकते हैं। और डेफिनेटली अब अगर जर्मनी का विजन है टुवर्ड्स चाइना, ओलाफ स्कॉल्स का एक विजन है टुवर्ड्स चाइना, दैट हैज टू बी इन सिंक विद द होल यूरोपियन यूनियन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। फॉर दैट ही नीड्स द सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन एंड ऑफ कोर्स द अमेरिकन प्रेसिडेंट।
Now, conclusion, significance of this visit is that Germany has again shown its desire to attain strategic autonomy from the US. Now, again, we can debate about this कि क्या एक्चुअल में जर्मनी इस बात को अचीव कर पाएगा, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर जर्मनी ने कोई एम्बिशियस पॉलिसी फ्रेम करनी है टुवर्ड्स चाइना, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि अमेरिका नाराज ना हो. और ये यूक्रेन क्राइसिस एट एन इम्पैस, यूरोप इज पेइंग द प्राइस बोथ फॉर द सैंक्शंस एंड द रिड्यूस्ड एनर्जी सप्लाईज. विंटर इज कमिंग इन यूरोप एंड विंटर्स आर वेरी हार्श इन यूरोप. गैस नहीं आ रही है और अब फिर से कोल बर्न किया जाएगा यूरोप में, तो वो बात हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज वैसे भी हम ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन की बात करते हैं और यूरोपियन यूनियन देश तो बहुत सालों से ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन और कोल बर्न होगा तो वो अच्छी बात नहीं होगी, पोल्यूटिंग होगा फिर वो. Germany seems to be ready to not give up on China despite the European and domestic opposition towards China, because Germany is recognizing this fact that we need more cooperation. The world needs more cooperation and less of competition between America and China. Now, the question of the day. The bilateral contact between India and Pakistan is tactical, business-like and unemotional. Elaborate करिए इसको 250 वर्ड्स में. इजी क्वेश्चन है, पहले आर्टिकल में से ये क्वेश्चन बना है. आप इसको आंसर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग. नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस चैनल, ऑल यू हैव टू डू इज दैट व्हाइल वाचिंग द वीडियो, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा. या आप एक और काम कर सकते हैं, आप अगर ये लिंक एक्सपायर हो चुका है तो आप हमारे इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप करें कि भी मेरे को इस ग्रुप में ऐड होना है और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा. नंबर क्या है? 6280133177. एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, तो बेस्ट आंसर इज वंस अगेन प्रथम. तो प्रथम पवार का जो है वो बेस्ट आंसर है, वो हम टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर देंगे. अभी यहाँ पे हम शेयर नहीं कर पाए हैं, एंड अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर वो भी हम पिन कर देंगे. चलिए, सो दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही रहेगा. मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको मिलूंगा कल और एनालिसिस के साथ. तो आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.